नमस्कार, आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। मैं हूं प्रियंका संभव। टैक्स सेविंग से लेकर टैक्स प्लानिंग हम करते हैं आपकी मदद। और आज हमारा फोकस है प्रवासी भारतीयों यानी कि एनआरआईज की टैक्स प्लानिंग पर। एक सामान्य भारतीय के मुकाबले प्रवासी भारतीय के लिए टैक्स नियम में क्या अंतर होता है, कैसे जब आप एक एनआरआई बन जाते हैं तो आपकी टैक्स की देनदारी बदल जाती है। इन्हीं बदलावों को हम आपको आज समझाने वाले हैं। और आज का टैक्स गुरु है एनआरआई स्पेशल। एनआरआई की टैक्स प्लानिंग करने में मेरी मदद करेंगे हमारे टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल, जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं अहमदाबाद स्टूडियो से। नमस्ते मुकेश जी। सबसे पहला सवाल तो ये, एनआरआई स्टेटस कब बन जाता है एक नागरिक का, किस आधार पर तय होता है कि वो एनआरआई है, ये समझाइए। प्रियंका, एनआरआई माना नॉन रेजिडेंट इंडियन, उसका लिटरल मीनिंग ये है। कई लोग ये समझते हैं कि एनआरआई में केवल भारतीय नागरिकत्व जिनका है उन्हीं का समावेश होता है। ये बात गलत है। अगर आप इंडियन सिटीजन हो यानी कि भारतीय नागरिक हो, या तो आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन माना भारतीय मूल के आप व्यक्ति हो, तो ये दोनों किस्सों में आपको एनआरआई यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन माना जाता है। और एनआरआईज के लिए जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जिसको हम फेमा कहते हैं, उसके तहत जो कुछ विशेष छूट एनआरआईज को दी गई है वो सब मिलती है। तो ये समझ लेना बहुत जरूरी है। अभी आप पूछेंगे कि भाई पीआईओ किसको गिना जाए, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन किसे माने। तो जो भी व्यक्ति खुद या तो उनके माता पिता या तो उनके दादा दादी माना 2 जनरेशन्स तक कोई भी भारत में उनका जन्म हुआ हो, तो उनको एनआरआई माना जाता है। इसका मतलब यह है कि आज हमारे यूके में, यूएसए में बहुत सालों से जो सेटल हुए हैं, ऐसे इंडियंस हैं जिनका जन्म यहां हुआ था, उनके बच्चों का जन्म वहां है, वो उनका अमेरिका में या इंग्लैंड में हुआ है, फिर भी वो एनआरआई माने जाते हैं। दे आर ट्रीटेड एज पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इवन अंटिल द सेकेंड जनरेशन, माना दादा दादी तक के ये रूट को लक्ष्य में लेना है। दूसरी बात यह है कि इनकम टैक्स एक्ट जो है वो नॉन रेजिडेंट्स को कुछ विशेष छूट या एग्जम्पशंस, बेनिफिट्स देता है। तो उसके लिए जो है वो आप कितने दिन भारत में रहे हो, कितने दिन भारत के बाहर रहे हो, उसके आधार से वो निश्चित होता है। और इनकम टैक्स में हमारे 3 स्टेटस हैं। नॉन रेजिडेंट की बात करते हैं, एक नॉन रेजिडेंट, एक रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और तीसरा है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और जब हम फेमा की बात करते हैं तो आप विदेश में कोई एक निश्चित उद्देश्य से आप स्थायी हुए हो तो आपको एनआरआई माना जाता है। साथ ही में मुकेश जी, क्या एनआरआई के लिए टैक्स के नियम आम भारतीयों के मुकाबले कितने अलग होते हैं, और अगर आपको एनआरआई स्टेटस मिल रहा है तो इनकम टैक्स के लिहाज से आप किन बातों को कहेंगे कि वो ध्यान में रखें? बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि अगर सबसे पहले इनकम टैक्स की बात करते हैं, मैंने जैसे आपको कहा, तो साल में आप भारत में कितने दिन रहे हैं। अगर एक साथ या टुकड़े टुकड़े में भी आप 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो हमारा फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष है, वो साल में आप 182 दिन से ज्यादा भारत में रहे हैं, तो आपको रहीश माना जाता है, आपको रेसिडेंट माना जाता है। और अगर आप रेसिडेंट के साथ ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी हो, माना कई सालों से आप भारत में रहते हो, आपका पिछले 7 साल में भी आप काफी समय 2 साल से ज्यादा भारत में रुके हो, तो आपको रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट माना जाता है। अभी प्रियंका जी, समझने वाली बात यह है कि जो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है भारत का, उसकी पूरी दुनिया की जो आय है, ग्लोबल इनकम है, वो इनकम टैक्स एक्ट में टैक्स होती है।
नॉन रेजिडेंट जो है उसकी केवल भारत की आय जो है वही टैक्सेबल है, भारत के बाहर की उसकी जो आय है वो टैक्सेबल नहीं है। और आर बट एनओआर में भी ऑलमोस्ट सिमिलर टू एनआर नॉन रेजिडेंट के समकक्ष उसका रूल है। अब मुकेश जी कुछ सवालों को शामिल कर लेते हैं। हमारे दर्शक जुड़ रहे हैं जयपुर से, श्रीपाल चंद्र भंसाली जी, और इन्हें भी समस्या कुछ आ रही है। नमस्ते भंसाली जी, स्वागत है। हमारे टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूछिए अपना सवाल है आप उनसे। नमस्कार जी, मेरा सवाल यह है कि मैं करीबन 25 साल इंडोनेशिया में रहने के बाद में सितंबर 20, 2015 को रिटायरमेंट के बाद वापस इंडिया आया था। मुझे कुछ लोगों ने बताया कि कितने टाइम के बाद में आने से 2 साल तक मेरा स्टेटस एनआरआई का रहेगा। क्या ये सही है? अगर ये सही है तो मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि जो मेरा एनआरई अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में जो पैसा है या एफडी में जो पैसा है वो टैक्सेबल नहीं होगा इंटरेस्ट उसका। और तीसरा ये कि इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो भी चल रहा है, जब मैं नेक्स्ट टाइम रिटर्न भरूंगा तो वो एज ए एनआरआई भरा जाएगा, लेकिन मेरे को बैंक के अंदर केवाईसी देना है और केवाईसी के लिए मेरे पास में वैलिड वीजा नहीं है, तो बैंक से बोला गया है कि अब आपका स्टेटस एनआरआई का नहीं रहेगा। तो इसके बारे में मुझे जानकारी चाहिए। अब बैंक की जो बात है मैं समझ गया। समझ लीजिए, बैंक की जो बात है वो काफी सही है, क्योंकि मैंने जिसके बारे में जिक्र किया और आपका ये जो प्रश्न है कि जब तक आप नॉन रेजिडेंट माना एनआरआई रहते हैं, क्योंकि जो एग्जम्पशन एनआरई एफडी के इंटरेस्ट का है वो इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 10 सब सेक्शन 4 और क्लॉज रोमन 2 उसका ये प्रोविजन है। उसमें ये कहा गया है कि ये एनआरई इंटरेस्ट है उसको संपूर्णतः आयकर में से छूट मिलेगी, लेकिन उसके लिए ये आवश्यक शर्त ये है कि आप फेमा के प्रोविजन के तहत आप नॉन रेजिडेंट या एनआरआई होने चाहिए। अभी आपने जैसे बताया आप वहां इंडोनेशिया में आपका सब वाइंड अप करके रिटायर होके श्रीपाल जी यहां आए हैं, तो आप जब से यहां आए उस समय से लेके आप यहां रेसिडेंट हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, लोगों का वहां कारोबार चालू रहता है और वो यहां आके 4-6 या कई बार 10-12 महीने भी रुकते हैं, तो वो फिर भी कह सकते हैं कि भाई हमारा इंटेंशन जो है वो अभी इज टू बी अ नॉन रेजिडेंट। उसमें 6 महीने वाला रूल महत्व नहीं रखता, पर आपका इंटेंशन। अब आपके केस में जैसे आपने कहा आपका वीसा ही नहीं रहा, तो आप अपना एनआरआई स्टेटस आप उसको पुरवार नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपकी जो इंटरेस्ट इनकम है वो आपकी टैक्सेबल रहेगी। अब आपको ये जो कहा गया है कि भी 2 साल के लिए आप का स्टेटस कुछ अलग रहेगा, तो वो क्या है, मैंने जिसका जिक्र आगे किया, आप रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट रहेंगे, क्योंकि पिछले 10 साल में से आप 9 साल भारत के बिन रहीश थे, नॉन रेसिडेंट थे, और मैं समझता हूं कि आगे के साल के जो 7 साल हैं उसमें भी आप 729 डेज मतलब समझ लीजिए करीबन 2 साल से ज्यादा अगर आप भारत के बाहर रुके हुए हैं तो आपका स्टेटस बनता है आर बट एनओआर। तो आर बट एनओआर के केस में अगर आपकी ये डिपॉजिट एफसीएनआर डिपॉजिट जिसका जिक्र मैंने आगे किया वो होती, जिसके एग्जम्पशन का प्रोविजन है सेक्शन 10 सब सेक्शन 15 और क्लॉज 4FA, तो ये रोमन 4FA वाला जो प्रोविजन है उसमें ये कहा गया है कि आपका स्टेटस नॉन रेजिडेंट हो या आर बट एनओआर हो तो आपकी फॉरेन करेंसी डिपॉजिट का इंटरेस्ट टैक्स नहीं होगा। और तीसरी बात यह है कि ये 2 साल जब आप आर बट एनओआर हैं, अगर आपको इंडोनेशिया में कोई इन्वेस्टमेंट इनकम होती है तो वो भी इंडिया में टैक्स होगी नहीं।
बाकी ये एनआरई इंटरेस्ट पर आपको जरूर टैक्स भरना पड़ेगा। आपके बैंक की जो बात है वो सही है। चलिए, और अब अगला सवाल हमारे पास आया है लंदन से रमेश ओझा जी का। रमेश पिछले 5 साल से लंदन में रह रहे हैं। 2017 में वो भारत आने वाले हैं और अपने माता पिता के साथ करीब 9 महीने रहेंगे ताकि उनकी सर्जरी हो सके। रमेश जी जानना चाहते हैं कि क्या लंदन में उनकी बिजनेस इनकम भारत में भी टैक्सेबल हो जाएगी अगर वो 9 महीने तक भारत में रहते हैं तो? प्रियंका जी, आप रमेश जी को ये बताइए कि टैक्स गुरु को ये सवाल पूछ के आपने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि हम आपको बिल्कुल बैंग ऑन मार्गदर्शन देंगे जिसके कारण आपकी ये दुविधा का संपूर्णतः समाधान हो जाएगा। अभी मैंने जैसे आगे आपको समझाया कि आप रेसिडेंट कब होते हो, जब इंडिया के अंदर आप एक साल में 6 महीने से ज्यादा माना 182 दिवस से ज्यादा रहते हो। पर आपको 2017 में आना है तो आप उस दैट इज अ कैलेंडर ईयर जिसमें 2 फाइनेंशियल ईयर्स पड़ते हैं, एक 2016-17 और दूसरा 2017-18। 2016-17 पूर्ण होगा, 17-18 शुरू होके उसके भी 9 महीने आएंगे। तो आप जो अपने 8-9 महीने आपको यहां जो इंडिया में रुकना है, इस तरीके से रुकिए कि 17-18 में आपके 6 महीने से ज्यादा ना हो और जो 2-3 महीने आपको ज्यादा रहना है वो 16-17 में आ जाए। ये प्लानिंग अगर कोई करता है कि भाई 2 फाइनेंशियल ईयर्स में उसका स्टे ओवरलैप करके अगर वो रहता है इंडिया में, तो दोनों साल में आप नॉन रेसिडेंट्स गिने जाएंगे, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। बिल्कुल, यानी थोड़ी सी प्लानिंग की जरूरत है और रमेश जी आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। लेते एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर। ब्रेक के बाद एनआरआई को निवेश करने पर किस तरह की छूट मिलती है, इस बारे में समझेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आज हम लेकर आए हैं टैक्स गुरु एनआरआई स्पेशल, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि एनआरआई के लिए क्या होते हैं टैक्सियम, कैसे बच सकता है उनका टैक्स। मेरे साथ टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल बने हुए हैं। मुकेश जी, अब समझाइए कि इनकम टैक्स एक्ट में एनआरआई को किस तरह के निवेश करने पर विशेष छूट मिल सकती है। प्रियंका, ये जो छूट है वो इनकम टैक्स एक्ट से ज्यादा, मैंने जैसे आगे जिक्र किया फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशंस हैं उसके तहत एनआरआईज को ये दिए जाते हैं। एनआरआईज के लिए विशेष लाभ ये है कि वो इंडिया में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, शेयर, सिक्योरिटीज, बैंक डिपॉजिट्स, प्रॉपर्टी भी। कई लोगों का ये ख्याल है कि हम प्रॉपर्टी में कर सके या न कर सकें। केवल एक उन पर जो नियंत्रण या रिस्ट्रिक्शन है वो ये है कि वो एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी माना खेती की जमीन जो है उसमें वो निवेश नहीं कर सकते। उसको छोड़ के वो अन्य कोई भी जमीन, मकान और कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स में निवेश कर सकते हैं। और जैसे इंडियंस के लिए हैं वैसे ही प्रावधान उनके लिए भी है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। आगे कहा गया एनआरई और एफसीएनआर का जो उनको एग्जम्पशन है वो एक विशेष छूट उनके लिए है। और अगर कोई एनआरआई भारत लौटता है और उसके पास विदेशी मुद्रा में इन्वेस्टमेंट है तो क्या उसे कोई छूट मिलेगी? उनको ये छूट है, ये भी उनको फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत ये विशेष छूट है। पहले मुझे याद है 90 के पहले के सालों में जब आप इंडिया वापस लौटते थे आपको सब लेके आना पड़ता था। अब आप चाहें तो आपकी जो विदेशी पूंजी है आप जीवन भर उसको विदेश में रख सकते हैं। हालांकि जैसे मैंने आगे बताया, एक बार आप रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाते हो तो वो इनकम और वो एसेट्स आपको यहां आपके टैक्स रिटर्न में दिखानी पड़ती हैं। और एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण छूट एनआरआईज को दी गई है वो ये है कि उनकी इंडियन जो एसेट्स है, उनकी इंडियन आय है, उसमें से वो एक वित्तीय वर्ष में वो $1 मिलियन माना कि 10 लाख $, करीबन 6.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का रिपैट्रिएशन माना भारत में से रुपये
में से आप कोई भी फॉरेन करेंसी इक्विवेलेंट टू डॉलर वो अमाउंट की ले जा सकते हैं, ये भी छूट है। तो ये तो बात हुई एनआरआई के टैक्स और इन्वेस्टमेंट को। अब खुद एनआरआई सवाल पूछने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिंगापुर से अरिंदम है मेरे साथ फोन लाइन पर। नमस्ते अरिंदम, पूछिए अपना सवाल। मुकेश पटेल जी हमारे साथ हैं आपकी मदद करने के लिए। नमस्कार, थैंक यू मुकेश जी हमारे लिए टाइम निकालने के लिए। नमस्कार। मेरा सवाल ये है, मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ। लास्ट 2 साल से ज्यादा मैं अभी सिंगापुर में आया हूँ। मेरा सवाल ये है, मैं करंट डीमैट अकाउंट जो मेरा रेसिडेंट अकाउंट है, क्या मैं उसको कंटिन्यू कर सकता हूँ? मेरा बैंक अकाउंट रेसिडेंट अकाउंट ही है और मैं इनकम टैक्स रिटर्न भी नॉन रेसिडेंट बोल के फाइल करता हूँ और जो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल टैक्स होता है उस पर टैक्स भी भरता हूँ। तो मेरा सवाल जस्ट इतना ही है, क्या मैं करंट फॉर्मेट में रेसिडेंट अकाउंट में कंटिन्यू कर सकता हूँ या नहीं? अरिंदम, आपका सवाल बिल्कुल सही है और इट इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। सबसे पहले डीमैट अकाउंट। अब ये जो आपका डीमैट अकाउंट है उसके लिए आप यही डीमैट को चालू रख सकते हैं, कोई भी जरूरत नहीं है कि आप नया डीमैट आपको खोलना पड़े। ज्यादा से ज्यादा बैंक के केवाईसी का जब प्रोसेस होता है तब आप बैंक को ये बता सकते हैं कि भाई आप सिंगापुर में अभी रेजिडेंट हैं या ना कि इंडिया के नॉन रेजिडेंट हैं। मैंने जैसे आगे जिसका जिक्र किया कि एनआरआईज को जैसे रेजिडेंट इंडियंस कोई भी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं उसी तरह से आप भी शेयर मार्केट में म्यूचुअल फंड्स में बखूबी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स में यूएस सिटीजन्स जो हैं उनमें उनके लिए फटका के कुछ लिमिटेशंस हैं। आप सिंगापुर में आपको कोई तकलीफ। अगला सवाल है अहमदाबाद से मुकुंद मेहता जी का। 21 साल विदेश में रहने के बाद वो भारत लौट आए हैं। उनके पास 2 एनआरओ एफडी है जो 2017 और 2019 में मैच्योर होंगी। साथ ही उन्होंने अमेरिकी डॉलर में एफसीएनआर एफडी भी कर रखी है। जानना चाहते हैं कि क्या इन एफडी पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स देना होगा इन्हें, और इन्होंने ये भी हमें इन्फॉर्म किया कि इनका स्टेटस पिछले वित्त वर्ष में RNOR यानी कि रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट का था। ये मुकुंद भाई ने हमें जो इन्फॉर्मेशन दी वो बहुत यूजफुल है और मुकुंद जी के लिए एडवाइस ये है कि आप आर बट एनओआर हो तो जैसे मैंने आगे बताया सेक्शन 10(15) 4FA की तहत जब तक आप आर बट एनओआर रहते हो आपकी एफसीएनआर डिपॉजिट का जो भी इंटरेस्ट है वो संपूर्णतः एग्जम्प्ट रहेगा। वो एफसीएनआर डिपॉजिट आप रख भी सकते हो, इनकम टैक्स में उसका एग्जम्पशन भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एनआरओ एफडीज जो है वो आप यहां वापस लौट आए हैं, वो रेसिडेंट एफडीज आपकी हो गई अभी। आपको ये फायदा होगा जब वो एनआरओ एफडी थी उस पर 30% टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होता था। अब आप रेसिडेंट हो गए हो, बैंक को बता दो, नहीं तो बैंक उस पर 30% काटता रहेगा। तो आपको ये कहना है कि भाई नाउ आई एम अ रेसिडेंट, तो रेसिडेंट सेविंग्स अकाउंट पर कोई टीडीएस भी होगा नहीं। ये आपके लिए खास ख्याल में रखने वाली बात है। लेते एक छोटा सा ब्रेक, अभी हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद अगर एनआरआई को विरासत में मिलती है जायदाद या पैसे और इसे विदेश वो ले जाना चाहते हैं तो क्या है नियम आपके लिए आगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम आपका टैक्स ज्यादा से ज्यादा बचा सकें। आज हम फोकस कर रहे हैं एनआरआईज पर क्योंकि उनके ढेरों सवाल हम तक पहुंचते रहते हैं। मुकेश पटेल हमारे टैक्स एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं। मुकेश जी, अगर किसी एनआरआई को वसीयत में या विरासत में कुछ जायदाद मिलती है, उस जायदाद को बेच करके जो पैसे हासिल होते हैं वो उसे विदेश ले जाना चाहे तो क्या होते हैं इसके लिए नियम? आज एक साल में एनआरआई $1 मिलियन मानी $10 लाख ले जा सकता है। अगर आप समझिए कि आपको 10-12 करोड़ भी मिले हैं तो 2 साल में आप ये पूरे का पूरा पैसा ले जा सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप चाहते हैं कि ये पैसे को आप इंडिया में ही इन्वेस्ट करके आयकर की छूट लेना चाहते हैं जो एनआरआईज को विशेषतः मिलती है,
तो आप ये $10 लाख इंडिया में एनआरई अकाउंट में, एनआरओ अकाउंट से एनआरई अकाउंट में लगा के भी ये फायदा ले सकते हैं। ये सबसे बड़ा फायदा और एडवांटेज एनआरआईज को दिया गया है। यानी चाहें तो विदेश ले जाएं पैसा, नहीं तो भारत भी रखेंगे, तब भी आपको टैक्स की मदद और टैक्स का एडवांटेज मिलता रहेगा। शुक्रिया मुकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे तमाम एनआरआई दर्शक जो लगातार सवाल भेज रहे हैं, उम्मीद करते हैं उन्हें कुछ मदद मिलेगी हमारे इस शो से। आप भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं, आप SMS के जरिए भेज सकते हैं अपने सवाल, हमारे WhatsApp नंबर पर भी भेज सकते हैं सवाल। हमारा ईमेल एड्रेस है tax@moneycontrol.com और हमारा पता भी आपकी स्क्रीन पर है, इस पर भी भेजिए अपने सवाल। बस याद रहे अपने नाम और फोन नंबर भी हमें जरूर भेजें। तो आज हमें टैक्स गुरु में यही इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते हम फिर हाजिर रहेंगे आपका टैक्स बचाने के लिए। नमस्कार।